रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में 19 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। तो केरल स्टोरी को टैक्स फ्री प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। ये बड़ी और अहम जानकारी, लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई, जहां 19 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। तो साथ ही आपको बता दें कि केरल स्टोरी को टैक्स फ्री के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां द केरला स्टोरी को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर ने बताया कि यह फिल्म हकीकत पर आधारित है, सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि 17 नगर निगमों में बीजेपी जीतने जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। द केरला स्टोरी को देखने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे हमारे साथ में हैं। सर, आज ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है और कुछ राज्यों में बैन है, उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश में लगातार इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। देखिए, एक सच को, इस फिल्म के निर्माताओं ने एक सच को हिम्मत किया है जनता के सामने दिखाने के लिए। और समाज में जो इस तरह की विकृति पैदा करने वाले लोग हैं, जो हमारे भोली भाली हमारी छात्राओं को, ज्योतियों को बरगला फुसला करके उनके साथ ज्यादती होती है, उसको एक समाज के सामने लाने का काम इस केरला स्टोरी में हुआ। सर, ये क्या आपको नहीं लगता कि पहले लाना चाहिए थे? बहुत दिन से तो प्रयास चल रहा है। देखिए, समय समय पर पिक्चरें जब समाज में जिस तरह की स्थितियां होती हैं, आप पहले भी जाइए तो आप देखेंगे कि पहले सामंतवाद के खिलाफ में, फिर जो है पुलिस के खिलाफ में, फिर कभी राजनेताओं के खिलाफ में, तो समाज में जब जब इस तरह की विकृतियां आई हैं, फिल्म के माध्यम से लोग उसको प्रदर्शित करते रहे। लेकिन सपा कह रही भाजपा प्रोपेगेंडा कर रही है। अब सपा का अपना धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा कह रहे हैं। कल निकाय चुनाव का परिणाम आना है, कुछ डर सा है? चुनाव में 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 199 नगर पालिका हैं, सर्वाधिक नगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी। और नगर पंचायतों में भी पहली बार हम लोग लड़े थे और हम लोग उसमें भी 100% सीटें जीते हैं। शुक्रिया। तो ये कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह थे, जिनका कहना था कि द केरला स्टोरी जो है वो एक सच्ची कहानी है और लोगों को दिखाना चाहिए, ताकि जो बच्चियां हैं वो कहीं न कहीं गुमराह न होने पावे। कैमरा आशीष के साथ जनता टीवी, लखनऊ। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार अतीक अहमद और उसके गिरोह ने वक्फ की कई संपत्तियों पर कब्जा किया था, जिसकी एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट भी सामने आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद ने सबसे ज्यादा लूट प्रयागराज शहर के बहादुरगंज इलाके के इमामबाड़ा गुलाम हैदर में की थी, जिस पर सोशल एक्टिविस्ट शौकत भारती ने आवाज उठाने पर उन्हें पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई गई। हालांकि सुरक्षा कागजों पर ही ज्यादा है, क्योंकि पुलिस अफसरों ने शौकत भारती को हिदायत दी है कि उन्हें जब घर से बाहर निकलना होगा तो वो पुलिस थाने को सूचना देंगे और तब उनके पास गनर भेजा जाएगा। 200 साल पुराना इमामबाड़ा गुलाम हैदर था, जिसमें आज़म खान उस वक़्त मिनिस्टर थे और वसीम रिजवी चेयरमैन थे। वसीम रिजवी ने यहाँ वक़ार रिजवी को यहाँ पर मुतवल्ली बनाया 2015 में, और इन लोगों ने इमामबाड़े को बुलडोज करके पहले यहाँ पब्लिक में कहा कि हम यहाँ बड़ा खूबसूरत इमामबाड़ा बनाएंगे, ये है वो है। बाद में उसके अंदर कमर्शियल मार्केट बना दी गई और इसके ऊपर फिर कुछ लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन एहतजाज करने के बाद उन लोगों को थ्रेट आई या वो लोग बिक गए। वो सब के सब जो है फिर ये तय हो गया कि भाई 2 दुकानें तोड़ दी जाएंगी और बाकी सब रहेगा। लेकिन मैंने चूँकि कमिटमेंट किया था कि इमामबाड़े की जगह पर इमामबाड़ा, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इसके अगेंस्ट में लिखा और लिखने के बाद उसकी पूरी जांच करवाई। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने भी उसको माना, माइनॉरिटीज़ कमीशन ने भी उसको माना, और उसके बाद उस पीरियड के अंदर काफ़ी थ्रेट्स भी आते रहे हमको
और यहाँ तक कोशिश की गई कि इमाम जुमा को पिस्टल लगाई गई, ठीक है, उनके पास पैसे रखे गए 50,000 रुपये, एक मोबाइल और पिस्टल लगाई गई कि शौकत भारती तुम्हारे पड़े रहेंगे, आप दस्तखत कर दो। वो ये चाहते थे कि इमाम जुमा चूँकि एक बड़ी सीट होती है, उनसे कंप्रोमाइज़ करवा के इस मामले को हम ख़त्म कर देंगे। ये देखिए हम लोग को तो यहाँ करीब 5-7 पीढ़ी हो रही है रहते रहते, और इसको बनवाने का कार्य जो है सियाबत बोर्ड के मुतवल्ली वकार रिजवी ने किया था, और बिल्डर आपके राजू जैन जो वर्धमान साड़ी बेसिस है वर्धमान कलेक्शन के, उन्होंने बनवाया था। उसको जो गलत तरीके से जो दुकानें बनाई गई थी वो सरकार द्वारा इसको निरस्त करा दिया गया इसको। भाई ये तो कंफर्म नहीं कह सकता कि वो अतीक अहमद के आदमी है कि नहीं है, लेकिन ये कि उस सियाबत बोर्ड के मुतवल्ली बनाए गए थे। उमेश पाल हत्याकांड में जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का नाम आया, जहां उसको रिमांड पर लिया गया था, जिसकी 15 तारीख को हत्या कर दी गई कॉलविन हॉस्पिटल में। अतीक अहमद के अब नेक्सस में एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है। अतीक अहमद के करीबी कहे जाने वाले वकार रिजवी ने जहां इमाम बाड़े पर बिल्डिंग बनवा दी थी, जिस पर पीडीए का बुलडोज़र चला था। शौकत भारती नाम के एक्टिविस्ट ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद यहां पर बुलडोज़र चला था और इमाम बाड़े को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। हम आपको दिखाते हैं इमाम बाड़े की ये तस्वीर, जहां हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये इमाम बाड़े का वो एरिया है जहां पर अवैध तरीके से दुकान बनाई गई थी, जिसकी शिकायत के बाद यहां पर बुलडोज़र चला था और इस इमाम बाड़े को खाली कराया गया, अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यहाँ पर रहने वाले किराएदार आशीष रावत हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर 3 किराएदार हैं जो शुरू से हैं और जब कोर्ट का जो आदेश आएगा वो उनको मान्य होगा। वहीं शौकत भारती कहना है कि अतीक के करीबी जो वकार रिजवी हैं उन्हीं के पास अभी भी इमाम बाड़े का कब्जा है और अभी तक उसको हैंडओवर नहीं किया गया है और अवैध तरीके से यहाँ पर बिल्डर राजीव जैन और वकार रिजवी अतीक अहमद भी यहाँ पर आए थे जिस टाइम यहाँ पर बिल्डिंग बनी थी। और उसके बाद इस बिल्डिंग पर जब कार्रवाई हुई तो पूरी तरह से ज़मींदोज़ करके इसको मुक्त कराया गया। मगर अतीक का किस तरह से साम्राज्य चलता था, उसके करीबी अभी भी किस तरह से वक्फ बोर्ड में करोड़ों का घपला कर रहे हैं, ये देखने वाली बात सामने आई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वहीं यूपी में 13 मई को होने वाली निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और विधायक मनोज पांडे ने प्रेस वार्ता की। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि नगर निकाय का चुनाव देश का बड़ा चुनाव है, बड़ी संख्या में सभी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे। सरकार के खिलाफ इस चुनाव में व्यापक माहौल था। बीजेपी केंद्र राज्य सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। बता दें, सपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कई जगह लोगों को वोट नहीं डालने दिया। सपा में पक्ष में बहुत मतदान हुआ। सीएम ने निर्देश दिए कि सपा आने जा रही है, इसलिए लोगों को रोका क्या? नहीं है, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। नियमावली में ये 16वें बिंदु पर प्रत्येक चक्र की गणना समाप्त होने के तुरंत बाद सदस्य पार्षद तथा अध्यक्ष महापौर की मतगणना प्रगति ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसारित कराई जाए। इसके अतिरिक्त 2-2 घंटे के अंतराल में भी मतगणना की प्रगति की घोषणा प्रगामी योग सहित किसी उत्तरदायी एवं दक्ष वरिष्ठ कर्मी से कराई जाए, चाहे प्रगति अथवा परिणाम में कोई परिवर्तन हुआ हो अथवा नहीं। जो दूसरा इन्होंने दिया है 15/4/2023 राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय द्वारा आदेश संख्या 4/44/2023 15/4/23 को अपने जारी आदेश के कॉलम संख्या 7 में इसे परिवर्तित करते हुए मात्र अध्यक्ष पद के लिए मतदान स्थलवार वार्डवार संपूर्ण मतदान स्थलों की गणना के पश्चात सारणीकृत टेबुलेट करते हुए परिणाम तैयार किए जाएंगे। इसमें इन्होंने चक्रवार का कोई जिक्र नहीं किया है। मेरा आपसे आग्रह है आपके माध्यम से, राज्य निर्वाचन आयोग की ये नियमावली है, ये एक पत्र है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। नियमावली में चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव रहा हो, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो और चाहे वो लोकल बॉडी का चुनाव हो, उसमें ये व्यवस्था दी गई है। और ये व्यवस्था हमने जो बताया बिंदु संख्या 16 में राज्य निर्वाचन आयोग की पुस्तिका में प्रदत्त है कि प्रत्येक चरण
प्रत्येक चक्र की गिनती हो जाने के बाद दूसरे चरण की गिनती तब प्रारंभ की जाएगी जब प्रथम चरण की मतों की घोषणा प्रत्याशीवार कर दी जाएगी। तो पहले जी, और कई चुनाव में जो दृष्टांत हम आपको बता रहे हैं जहां पर कुछ गड़बड़ियां हुई, लोग कोर्ट भी गए और आप सब उसके कहीं ना कहीं खुद साक्षी हैं कि एक चक्र, दो चक्र और तीन चक्र की गणना हो गई और उसे बताया नहीं गया। हमने और हमारे आरओ टेबल का इलेक्शन एजेंट उसने लिख रखा है कि 2000 वोट है, बाद में कहा गया नहीं साहब आपको 1200 वोट मिले हैं, हमारे यहाँ यही रिकॉर्ड्स है। तो उस रिकॉर्ड के मिलान के लिए ही चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था कर रखी है कि हर चक्र की घोषणा हो, घोषणा का जो भी चार्ट बने उसमें इलेक्शन एजेंट ऑब्लिक कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे और उसकी एक कॉपी दिए जाने का प्राविधान दिया गया है। और आपके माध्यम से यही मांग भी हम कर रहे हैं कि प्रत्येक चरण की घोषणा करने के बाद ही दूसरे चरण की, दूसरे चक्र की मतगणना की जाए, नंबर एक। दूसरा हमारा सवाल है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में व्यवस्था है, जो पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है कि पार्षद ऑब्लिक सदस्य के वोटों की गिनती करके उनके परिणाम दे दिए जाएंगे। पार्षद ऑब्लिक चेयरपर्सन नगरपालिका, नगर पंचायत के अध्यक्षों की तत्पश्चात गणना की जाएगी। लेकिन जो 15/4 का एक दूसरा भी संशोधित चिट्ठी भेजी गई है, उसमें दोनों की गिनती एक साथ कर दी गई है। अब होगा क्या कि एक वार्ड से 15 सदस्य के पद के लिए चुनाव लोग लड़ रहे हैं या पार्षद के लिए, और 10 लोग चेयरपर्सन के लिए लड़ रहे हैं। क्या एक मेज पर एक साथ ये संभव है कि 25 लोग अपने मतों को स्पष्ट रूप से देख पाए? ये संभव नहीं है। जो वहां जगह होगी, जो दूरी है, बैरिकेडिंग के बाद पुलिसकर्मी, मतगणना कर्मी, और उसके बाद 25 लोग एक 5x3 की टेबल पर अपने मतों को क्या देख पाएंगे, जो उनका अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो मेरी मांग है कि पार्षद और सदस्यों की गिनती समाप्त कराने के बाद चेयरपर्सन की गिनती की जाए और दोनों अलग अलग की जाए। जहां तक हमने माननीय अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने रखा कि किस तरीके से उत्पीड़न हुआ। मेरे यहां रायबरेली में एक मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका के द्वारा पैसे बांटे जा रहे थे। मैंने इसकी कंप्लेन किया। टाइम था 6:40 और मैं जब वहां पहुंचा तो पूरी मीडिया के सामने, मीडिया के दबाव में 6:42 में विधायिका अपनी 10 गाड़ी से निकली और जो वीडियोग्राफी में आया पूरे प्रशासन ने देखा। मैं कंप्लेनर हूं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, इसलिए कि 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो गया था। उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया कि आप यहां पर प्रचार कर रहे थे। हमारे कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट हमारे छोटे भाई थे। 48 घंटे पहले 200 फोर्स लगाकर हमें अपने घर पर पाबंद कर दिया गया विदाउट राइटिंग। जो एक विधायक के अधिकार हैं और जो हमारा अपना प्रिविलेज है, उसको संक्रमित करते हुए विदाउट कोई चिट्ठी नोटिस के हमें रोक दिया गया। और तो हमें छोड़िए, मेरा कैंडिडेट बीमार था, आज भी बहुत बीमार है वो। इलेक्शन एजेंट हमारे छोटे भाई थे, इलेक्शन एजेंट को भी बिना कोई नोटिस दिए हुए वोटिंग के दिन नहीं निकलने दिया गया और चुनाव को प्रभावित करने का काम किया गया। इस तरह के तमाम, जो कन्नौज की घटना, छिबरामऊ नगर पालिका परिषद की बूथ संख्या 47, 48, 49 पर फर्जी मतदान वहां के पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर हुआ। इसी तरह कन्नौज की गुरसाहे नगर पालिका परिषद में सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा पोलिंग डंप की गई। सत्ता पक्ष के लोगों ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया, उन्हें मतदान नहीं करने दिया। कन्नौज की नगरपालिका भोलानाथ धर्मशाला में बूथ पर मतदान करने गए अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं के साथ सत्ता पक्ष के लोगों ने दबंगई और मारपीट की। कन्नौज
तो वहीं रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पुलिस लाइन में लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि देवभूमि में इस तरीके की हरकतों को नहीं होने दिया जाएगा और लव जिहाद और लैंड जिहाद की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने मानस कांड झांकी के साथ ही चारधाम यात्रा का भी जिक्र किया और चारधाम यात्रा को लेकर मास्टर प्लान लागू करने की बात कही। जैसे भगवान राम का मंदिर बनने की बात हो, धारा 370 कश्मीर के अंदर समाप्त होने की बात हो, ये दोनों ही काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई उनके नेतृत्व में संपन्न हो चुके हैं। अब इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की बात थी। हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि ये अवसर हमको मिला, देवभूमि के लोगों को मिला और देवभूमि के इस प्रताप से हम आगे बढ़ गए और 30 जून तक जैसे ही हमको इस कमेटी का ड्राफ्ट मिलेगा हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो वहीं पिछले दिनों कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में एक डर का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि जिस तरह से बीते साल कोरोना महामारी ने पूरे देश में एक भय का माहौल पैदा किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक डर सताने लगा था। लेकिन अब हाल के दिनों की अगर बात करें तो प्रदेश में कोरोना के मामले अब कम दर्ज होने लगे हैं। इसी को लेकर देहरादून में दून अस्पताल के सीएमएस वाई रिजवी ने कहा कि कोरोना के मामले अस्पतालों में अब कम दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि हिदायत के तौर पर वाई रिजवी ने कहा कि अभी भी लोगों को कोरोना गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत है ताकि कोरोना के मामले प्रदेश में ना बढ़ें। सबसे बड़ी बात मैं सारे प्रदेश और देशवासियों को बताना चाहूँगा कि WHO ने कोविड-19 को जो डिजीज़ ऑफ इमरजेंट कंसर्न में डाला हुआ था उससे हटा दिया है। यानी कि अब ये बीमारी इतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं रह गया पूरे विश्व में, जो कि आज से कुछ समय पहले था। तो कोरोना के लेके जो भय था लोगों में, उससे मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आज की डेट में ये बीमारी उतनी घातक नहीं रहेगी जो पहले थी। और ये अपडेट हाल ही में आई है, एक करीब 15-20 दिन पहले की बात है। लेकिन साथ ही साथ अब ये बीमारी जो है वो घर कर चुकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक हो चुकी है। तो एंडेमिक बीमारी जो होती है उसमें है कि कुछ केसेस जो हैं वो लगभग हमेशा ही सोसाइटी में रहेंगे कोरोना के, कोविड के।